वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं हूं सैन गुप्ता और आपके लिए पढ़ा रहा हूं मैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए ज्योग्राफी। ये जो आप स्लाइड देख रहे हो इसके बारे में हम लोग कल बात कर चुके थे। इसमें मैं आपको बता रहा था कि पहले ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी दोस्तों हमारे इस ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, लेकिन क्या ये सच है? तो हबल ने जब इस बात की रिसर्च की, क्या कि रिसर्च, तब उन्हें ऐसा पता लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि हम पृथ्वी को अपने इस पूरे ब्रह्मांड का केंद्र मान रहे हैं, ये अवधारणा बिल्कुल गलत है। हबल के अनुसार हमारी इस दुनिया में ऐसे ही लाखों अर्थ हैं, ठीक है। और जिस सोलर सिस्टम में हम लोग रह रहे हैं ऐसे ही लाखों सोलर सिस्टम भी हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सोलर सिस्टम है जिसमें हम लोग रहते हैं, उस सोलर सिस्टम का जो केंद्र है वह है सन। सन क्या है? हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र, यानी सूर्य क्या है? हमारे सौरमंडल के केंद्र में है। यह बहुत गर्म होता है और ये किससे मिलके बना हुआ है? मेनली हाइड्रोजन से, ठीक है। इसमें बहुत सारी गर्म गर्म गैसेस पाई जाती हैं एंड इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ द हाइड्रोजन। इसके बाद इसका मैंने आपको बताया था ये कितना बड़ा है हमारी अर्थ से, कितना इसका वजन बड़ा है हमारी अर्थ से, ये सारी बातें हमने आपसे की थी। सूर्य जो है लगभग लगभग पृथ्वी से दूर है 150 मिलियन किलोमीटर, यानी कि 150 मिलियन किलोमीटर का मतलब हो गया 150 मिलियन किलोमीटर, ये हो गया, ठीक है। और आप जानते होंगे मिलियन का मतलब होता है दोस्तों 10 लाख। कितना होता है? 10 लाख। तो यहाँ पे आप लिखते चले जाइए 10 लाख आगे, तो इतनी डिस्टेंस जो है वो हो जाएगी सूर्य और पृथ्वी के बीच में, यानी कि, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है आपके सामने डिजिट, इतनी दूरी है पृथ्वी में और सन में। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है, द लाइट फ्रॉम द सन रीचेस अर्थ इन अबाउट 8 मिनट, ठीक है। जो लाइट सन से आती है ना, वो हमारी अर्थ पे दोस्तों मात्र एंड मात्र पहुँच जाती है 8 मिनट में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपने आप में। आप लोग याद रखिएगा, सूर्य की लाइट हमारी पृथ्वी तक कितने समय में आती है? तो आपको याद रखना 8 मिनट में आती है। अब हमारे पास देखो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। यहाँ पे हम लोग 3 शब्द की बात करेंगे, ठीक है। पहला होगा यहाँ पे कोरोना। अब चिंता मत करो, ये कोरोना वायरस के बारे में नहीं बात करने वाला मैं। फिर होगा फोटोस्फीयर, फिर होगा क्रोमोस्फीयर। अब देखो यहाँ पे आप एक ग्लोइंग सरफेस देख रहे होगे, यहाँ पे ये आपको एक ग्लोइंग सरफेस नज़र आ रहा होगा, आप सभी के लिए, आप देख पा रहे होगे, ये इसका एक ग्लोइंग सरफेस है। इस ग्लोइंग सरफेस के लिए हम कहते हैं क्रोमोस्फीयर। क्या बोलते हैं? क्रोमोस्फीयर। इसके आसपास जो रेडिश सा एरिया आप देख रहे होगे, एक रेडिशनेस है इसके आसपास, इस एरिया को हम लोग कहते हैं दोस्तों, सॉरी, जो ग्लोइंग सरफेस होता है इसे कहते हैं हम लोग फोटोस्फीयर। क्या बोलते हैं हम लोग इसे? फोटोस्फीयर। एक बार फिर से बता देता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, जरा मैं ब्रश ले लूँ ऐसा जो आपको समझ में आए। देखो यहाँ पे आप चारों तरफ देख रहे होगे, आप यहाँ पे चारों तरफ देख रहे होगे एक ग्लोइंग सरफेस है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, आप ये ग्लोइंग सरफेस देख रहे हो चारों तरफ रेड रेड, इसको हम लोग कहते हैं मेरे प्रिय मित्रों, इसको हम लोग कहते हैं फोटोस्फीयर। और इसके तरफ, ठीक है, इसके चारों तरफ आप देख रहे हो जो ग्लोइंग सरफेस है, उसको तो हमने क्या बोल दिया? फोटोस्फीयर। लेकिन इसी की चारों तरफ एक रेडनेस एरिया पाया जाता है, देख रहे हो, रेड 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 रेड, इसी को हम कहते हैं क्रोमोस्फीयर। और इसी के आसपास सॉलिस्टिस के समय पे हमें कुछ इस तरीके की दोस्तों डिजाइन देखने को मिलती हैं, जिन्हें हम कहते हैं कोरोना। क्या बोलते हैं? कोरोना। कोरोना मतलब होता है दोस्तों एक किंग का जो किंग का दोस्तों जो मुकुट होता है उसकी तरह शेप होना, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो शेप है ना वो वैसे ही है किंग के मुकुट की तरह। हम लोग कोरोना वायरस को कोरोना वायरस क्यों कह रहे हैं? वायरस तो है ही है, चलो ठीक है, नॉन लिविंग बीइंग है, जब उसके संपर्क में कोई होस्ट आ जाता है वो एक्टिव हो जाता है, अच्छी बात है। लेकिन हम उसके आगे कोरोना इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो आरएनए उसके अंदर है, उसके आगे जो कैस्पिड की जो पूरी प्रोटीन की एक लेयर बनी हुई है, इस पर आपको देखने को मिलेगा एक ऐसा स्ट्रक्चर जो लगता है कि इसके ऊपर इसके ऊपर एक मुकुट सा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो मुकुट सा है, लेकिन ये मुकुट आपको हर समय नहीं दिखेगा सन में। ये आपको तब दिखता है जब सॉलिस्टिस होते हैं, ठीक है। कब दिखता है? जब आपके सॉलिस्टिस होते हैं। चलो आगे चलेंगे। सॉलिस्टिस में आपको बता चुका हूँ, ये देखिए वही सब बातें हैं जो मैंने आपको बता दी। बात आती है कि यार फोटोस्फीयर क्या है, तो देखो, द ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन इज कॉल्ड फोटोस्फीयर। जो सन का ग्लोइंग सरफेस होता है उसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया।
आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो इसको। ये क्या है, ग्लोइंग सरफेस है सन का। ये देखिए ये क्या है, ग्लोइंग सरफेस है सन का। इसे मैंने क्या कह दिया, फोटोस्फीयर बोल दिया, ठीक है। आगे है यहाँ पे कि फोटोस्फीयर के आगे जो दोस्तों रेड कलर एरिया होता है उसे हम क्रोमोस्फीयर कह देते हैं। क्या बोल देते हैं, क्रोमोस्फीयर। आप देख पा रहे होगे यहाँ पर एक रेड कलर एरिया है, ये देखिए, इसे हमने क्या बोल दिया, क्रोमोस्फीयर। चलो यार आगे चलते हैं। कोरोना देखो क्या है यहाँ पे, बियॉन्ड द क्रोमोस्फीयर इज द कोरोना विच इज़ विजिबल ड्यूरिंग एलिप्स। यहाँ पे आपको शेप दिख रही होंगी ये, और ये रही आपकी शेप, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसको हम लोग कहते हैं कोरोना, ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती है, आपकी क्रोमोस्फीयर से भी आगे। क्रोमोस्फीयर कितना है, सिर्फ इतनी लिमिट है क्रोमोस्फीयर की, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे क्रोमोस्फीयर से भी आगे आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर मिलेंगे, इन्हें हम कह देते हैं आपका कोरोना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। ये आपने सबने समझ लिया अच्छी तरीके से, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो यार, समझते हैं। आगे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें दी हुई हैं। मैंने आपको बताया था कि सन से सबसे पहले कौन सा दोस्तों प्लेनेट आता है, मैंने आपको बताया था मरकरी, ठीक है। फिर कौन सा आता है, वीनस। फिर कौन सा आता है, अर्थ। अर्थ के बाद कौन सा आता है, मार्स। मार्स के बाद कौन सा आता है, जुपिटर। जुपिटर के बाद कौन सा आता है, सैटर्न। सैटर्न के बाद कौन सा आता है, यूरेनस। और यूरेनस के बाद कौन सा आता है, नेपच्यून, ठीक है। ये आपको जो पूरा क्रम है दोस्तों, ये आपको पूरा क्रम याद होना चाहिए, क्योंकि पेपर में आपसे पूछ लेता है कि बताइए मार्स के बाद कौन सा प्लेनेट आता है, तो वहाँ आपको बता देना है कि सर मार्स के बाद अर्थ आता है। अगर आपने सोलर सिस्टम की पहली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने आपको वहाँ पे इन प्लेनेट को याद करने की ट्रिक भी बताई है, तो आप चाहो तो उस ट्रिक को भी आप देख सकते हो। आगे है हमारे पास मेरे प्रिय भाइयों, वो ये है, देखो पहले हमारे पास 9 प्लेनेट हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन आज के टाइम के ऊपर कितने प्लेनेट हैं, 8, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लेनेट कम हुआ है उसका नाम है प्लूटो। अब प्लूटो को हमने क्या किया, ड्वार्फ प्लेनेट की श्रेणी में रख दिया है, क्योंकि प्लूटो क्या था यार, जब जब एस्ट्रोनॉमिकल मीटिंग होती है तो उसमें ऐसा पाया जाता है कि जो पैरामीटर डिफाइन करते हैं सारे प्लेनेट के लिए, उनमें एक पैरामीटर ऐसा है जो प्लूटो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। आप याद रखना, एक आप पढ़ोगे केपलर्स का नियम, ठीक है। उस केपलर्स के नियम में 3 पैरामीटर बताए जाते हैं किसी भी बॉडी के लिए प्लेनेट कहने के लिए। तो वहाँ पे जो 3 पैरामीटर दिए हुए हैं, अगर कोई भी हेवनली बॉडी उन तीनों पैरामीटर को फुलफिल कर लेती है तब हम उन्हें बोलते हैं कि वो बॉडी कैसी होगी, एक प्लेनेट होगी। नहीं कर पाती है तब हम उसे बोलते हैं कि वो एक प्लेनेट नहीं होगी। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला जो ये प्लूटो है, ये 3 में से एक कैटेगरी को जो कंडीशन थी उसे पूरा नहीं कर पा रहा था, इसलिए हमने इसको निकाल दिया प्लेनेट की श्रेणी से और इसे हमने डाल दिया ड्वार्फ प्लेनेट की श्रेणी में। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दोस्तों बताइए जो प्लूटो है वह क्या है, तो आपको याद रखना, आपके सामने ऑप्शन आ सकता है प्लेनेट और ड्वार्फ प्लेनेट। अब मुझे पता है आप लोग बहुत हतोत्साहित होकर प्लेनेट टिक कराएंगे, लेकिन याद रखना ये प्लेनेट नहीं है, ड्वार्फ प्लेनेट है, ठीक है। अब इसे हमने ड्वार्फ प्लेनेट की श्रेणी में डाल दिया है। अगला क्या है, देखो हमारे पास 8 प्लेनेट हैं जो कि अपने अपने ऑर्बिट पे सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। यहाँ पर है हमारे पास सन 2003 में एक हमें नया प्लेनेट मिला था जिसका नाम था UB 313। ये डिस्कवर किया गया था हमारे सोलर सिस्टम में। ये आपका बड़ा है और आपका बहुत दूर है, ये प्लूटो से बड़ा है और सन से बहुत दूर है, ठीक है। तो आपसे पेपर में अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए रिसेंट में हाल ही में कौन सा प्लेनेट डिस्कवर किया गया है, तो आपको याद रखना UB 313 कौन सा है, UB 313। आगे चलेंगे हम लोग यहाँ पे आपको लेके। अब देखो ये तो हमने कर लिया आपसे इंग्लिश में बात, अब आपसे हिंदी में बात करना भी जरूरी है, क्योंकि हिंदी भाषी बनना मेरे दोस्त नाराज़ हो जाते हैं मुझसे। हिंदी में है, देखो सूर्य से उनकी दूरी के क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आगे लिखा हुआ है, हमने क्या किया है, जो प्लूटो को एक ग्रह के रूप में माना जाता था जो हाल में ही अपनी स्थिति खो चुका है, अब इसे बौने ग्रह की श्रेणी में शामिल किया गया है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर स्थिर पथ पर चलते हैं। ये पथ प्रकाशमान होता है, ठीक है। अब ये पथ प्रकाशमान किसके द्वारा किया जाता है, आपको पता है ये प्रकाशमान किया जाता है सन के द्वारा। हमारा जो सोलर सिस्टम है ना दोस्तों, उसके अंदर सन ही एक स्टार है जो कि लाइट प्रोवाइड कराता है सारे प्लेनेट के लिए। और प्लेनेट तो हम लोग कहते किससे हैं, प्लेनेट तो हम लोग कहते भी यार एक ऐसी बॉडी से जिसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती, जो कि दूसरों से लाइट लेता है। यानी कि अपने सोलर सिस्टम के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो लाइट कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। तो ये सब लिखा हुआ है, आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, हिंदी में लिखा हुआ है और कोई भी दिक्कत आपको यहाँ नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं देखो सबसे पहले प्लेनेट के बारे में, जिसका नाम है मेरे प्रिय प्रिय दोस्तों
अब वो है आपका मरकरी। ठीक है, क्या नाम है इसका? मरकरी। तो देखो मरकरी की बात की जाए तो मरकरी सूर्य के सबसे निकट पड़ता है, सबसे पास कोई ग्रह है अगर तो वो है मरकरी। पेपर में सीधा क्वेश्चन आपसे दाग सकते हैं, बताइए कि सबसे पास प्लेनेट सन के कौन सा है, तो आपको तो बता देना मरकरी। ठीक है, ये दोस्तों 88 दिन में क्या करता है 88 दिन में क्या करता है, सन के चक्कर लगा लेता है। हमारी पृथ्वी कितने दिन में चक्कर लगाती है? 365 दिन में। ठीक है, ये कितने दिन में चक्कर लगा लेता है? ये मात्र 28 दिन लेता है चक्कर लगाने के लिए। इसके पास दोस्तों ना तो एटमॉस्फेयर है ना सैटेलाइट है। अब एक प्रश्न आता है कि इसके पास एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों जो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, जो इसके अर्थ पे जो ग्रेविटी पाई जाती है, बहुत ही वीक ग्रेविटी पाई जाती है, और वो इतनी वीक होती है कि वो गैसेस को होल्ड नहीं कर पाती है। हमारा जो अर्थ है ना, इसके पास ग्रेविटी पाया जाना बहुत बड़ा सपोर्ट होता है लाइफ को। लेकिन क्या है कि हम लोगों के पास अर्थ पे तो ग्रेविटी है, तो अर्थ क्या करता है, पकड़ के रखता है सारी गैसेस के लिए, जो कि लाइफ साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एटमॉस्फेयर नहीं है, तो इसका सिंपल सा मतलब है वहाँ ग्रेविटी नहीं है। अब जब ग्रेविटी नहीं है तो वहाँ पे क्या है कि दोस्तों जो आपकी गैसेस हैं वो होल्ड नहीं रह पाती हैं, और वो गैसेस आगे मूव कर जाती हैं। यहाँ किसकी कोई सैटेलाइट भी नहीं है। मैंने आपको बताया था उपग्रह क्या होता है। उपग्रह होता है जैसे कि आप अगर मेरे चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हो तो आपको मैं अपना उपग्रह बोलूँगा। अब है यहाँ पे रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज वेरी फास्ट बट रोटेशन इज स्लो। देखो दो वर्ड होते हैं, रोटेशन और रेवोल्यूशन। बहुत सारे बच्चे रोटेशन और रेवोल्यूशन को सेम समझते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती में जी रहे हैं अगर ऐसा कर रहे हैं तो। रेवोल्यूशन का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ आपकी सन की चारों तरफ घूमे तो उसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन। लेकिन जब कोई चीज़ अपनी एक्सिस पे घूमे तो उसे कहते हैं रोटेशन। आपको अच्छी तरीके से आपको ये बात ज्ञात होनी चाहिए कि जो हमारी अर्थ है या फिर जो और भी प्लेनेट हैं वह रोटेट भी करते हैं और रिवोल्यूशन भी करते हैं। ठीक है, हमारी अर्थ रोटेशन कर लेती है मात्र 24 घंटे में, जिसकी वजह से दिन और रात संभव होते हैं। जब आपको पता होगा हमारी अर्थ कैसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, सबसे पहले जब दिन सा शुरुआत होता है तो बेस्ट पार्ट अर्थ के सामने होता है, इसी वजह से बेस्ट टाइम जो बेस्ट साइड होती है उस पर दिन होता है। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती है तो होता क्या है कि ईस्ट वाला साइड सन के सामने आ जाता है, इसलिए ईस्ट वाले साइड पे अब दिन आ जाता है। यही जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूस लाखों सालों चली आ रही है और ये लाखों सालों चलती रहेगी। तो यहाँ पे हमारा जो अर्थ है वह रोटेशन भी करता है, रेवोल्यूशन भी करता है। रोटेशन 24 घंटे में करता है, रेवोल्यूशन 365 दिन में कर डालता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए अगर जो मार्स मरकरी केस में, तो मरकरी क्या करती है यानी कि बुध ग्रह क्या करता है, इसका जो रोटेशन है वह बहुत हल्का होता है लेकिन रेवोल्यूशन बहुत फास्ट होता है। इसने मात्र कंप्लीट कर लिया अपना रेवोल्यूशन 88 दिन में, जहाँ पे हमारी अर्थ कंप्लीट कर पाती है 365 दिन में। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है हमारे पास यार, देखो यहाँ पे है ना जो दिन होते हैं वह बहुत ही गर्म होते हैं और नाइट बहुत ही कोल्ड होती हैं। तो आप ऐसी जगह खुद सोच सकते हो कि ऐसी जगह ज़िंदगी संभव नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि यार आप दिन में मान लो बहुत ज़्यादा गर्मी है, रात में बहुत ज़्यादा ठंड है, तो अपने को डेली निमोनिया होगा। ठीक है, डेली क्या हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, और ऐसी डिजीज़ होंगी निमोनिया की वजह से, फिर हम जिंदा रह भी नहीं पाएंगे। हमारी अर्थ पे तो क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जिसकी वजह से ऐसा नहीं होता है। ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हमारे जो अर्थ का जो हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है वह मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से यहाँ सर्वाइवल पॉसिबल हो पाता है। लेकिन वहाँ पे क्या है, कोई गैस ही नहीं है, तो वहाँ सवाल ही नहीं पैदा होता ग्रीन हाउस गैस है कि रेड हाउस गैस है। रेड हाउस गैस नहीं होती, वैसे मजाक बोल दिया। तो वहाँ पे यार फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपकी ग्रीन हाउस गैस है कि कैसी गैस है। अब जब वहाँ कोई गैस ही नहीं है मेरे प्रिय भाई, तो वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करके रखा जाएगा, वो किसी गैस के द्वारा तो रखा नहीं जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर आपको ये मेरी बात नहीं समझ में आई हो कि ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं वो अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं, तो टेंशन मत लेना। इस बात को मैं आपको पर्यावरण एवं आपको एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में पढ़ा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ अगर इस बात को क्लियर करने लग गया तो मुझे आपको पूरा हीट वेव पढ़ाना पड़ेगा ज्योग्राफी का, फिर मुझे आपका जो पूरा है वो आपको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन पढ़ाना पड़ेगा। अभी मैं उस चीज़ से बच रहा हूँ क्योंकि अगर मैं वो पढ़ाने लग गया समय लगेगा। अभी आप बस इतना याद रखिएगा, जो मेरे भाई इनके समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है। आप बस दो महीने और वेट कीजिएगा, मैं आपको पर्यावरण भी पढ़ाऊँगा, उसमें ये चीज़ क्लियर कर दूंगा किस तरीके से ग्रीन हाउस गैसेज टेम्परेचर को मेंटेन रखने में सहायता करती हैं। तो यहाँ पे यार ग्रीन हाउस गैसेज ही नहीं है, पहली बात तो गैसेज है नहीं, तो ग्रीन हाउस गैसेज कहाँ से आई? तो यहाँ पे टेम्परेचर भी मेंटेन हो नहीं पाता है। आगे चलते हैं, देखो ये सब आगे आप देख सकते हो कि इसका सरफेस मून की तरह होता है। अच्छा, ये हिंदी में दिया हुआ है, पढ़ सकते हो। बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। अपनी कक्षा के साथ एक चक्कर पूरा करने में 38 दिन लगते हैं उसे, ये पूरा पढ़ सकते हो। अगले ग्रह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और इस ग्रह का नाम होगा शुक्र। ठीक है, वेनस। ये क्या है, देखो जो हमारा अर्थ का जो ट्विन
प्लेनेट कहा जाता है वो हम इसी को कहते हैं, क्योंकि इसका जो शेप और साइज है वो काफ़ी हद तक हमारी अर्थ से मिलता है। इसको हम लोग दोस्तों और भी नामों से जानते हैं, जैसे कि मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, इसके ये और कुछ भी नाम है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखो क्या है ऐसा माना जाता है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में ये सबसे ज़्यादा गर्म प्लेनेट है, सबसे ज़्यादा हॉट प्लेनेट है, क्योंकि इस प्लेनेट के ऊपर आप देखो कि 95% तक कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ठीक है, इसका जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें 95% तक कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसी वजह से यहाँ पर होता क्या है कि दिन और रात एक जैसे रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैस ही तो है। अब मैंने आपको बताया अगर ग्रीन हाउस गैस है तो वो टेम्परेचर को मेंटेन करने में सहायता करेगी। तो यहाँ पे क्या है, CO2 है, जिसका लेवल 95% तक एटमॉस्फेयर में। वातावरण में लेवल कितना है, 95% है। अब जब 95% होगा तो आप खुद सोच के देखिए कि वहाँ का क्या टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा, क्योंकि CO2 ग्रीन हाउस गैस है। और जिस प्लेनेट पर ग्रीन हाउस गैसेस हैं उन पर क्या होगा कि टेम्परेचर जो है आपका मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलेंगे हम लोग। इसकी कोई सैटेलाइट नहीं है। इसको दोस्तों हम लोग गॉडेस ऑफ ब्यूटी एंड लव भी कहते हैं। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है, क्योंकि इसका आकार बहुत कुछ पृथ्वी के समान है। इसे कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे सुबह का तारा और शाम का तारा। यह शायद सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि इसके वायुमंडल में 92 से 95% तक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो दिन और रात का तापमान लगभग समान है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसे सुंदरता और प्रेम की देवी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके सामने रहा जो मैं आपको बता रहा था। अब पढ़ते हैं अपनी अर्थ के बारे में। देखो अर्थ के बारे में देखो सिंपल है, क्या है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार अर्थ का कौन सा दोस्तों स्थान है, तीसरा स्थान है। ठीक है, अगर हम लोग साइज के हिसाब से बात करें तो हमारी अर्थ 5वें नंबर पे आती है। हमारी जो अर्थ है ना उस पे दोस्तों जीवन इसलिए भी संभव है क्योंकि वहाँ पे आपको ठोस चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, लिक्विड चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, गैसेस चीज़ें भी देखने के लिए मिलेंगी। इसी के फलस्वरूप क्या होता है, यहाँ पर जो लाइफ है पॉसिबल है। इंग्लिश में आप पढ़ सकते हो, अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन इट्स लोकेशन इज़ द थर्ड एंड फिफ्थ प्लेस इन टर्म्स ऑफ साइज। ठीक है, तो अगर साइज की टर्म में बात की जाए तो उसका 5वां स्थान है। और अगर आप बात कर लो मेरे प्रिय भाई इसके कौन से बात कर लो अगर आप लोकेशन के विषय में, तो उसका तीसरा स्थान है। ठीक है, मैंने आपको बताया था EVM। ठीक है, सबसे पहले क्या पड़ता है, मरकरी, फिर वेनस पड़ता है, फिर आपका अर्थ पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ हो गया। चलो आगे चलते हैं हम लोग। आगे दोस्तों मंगल एक ऐसा ग्रह है जिस पर इंसानों का बहुत ज़्यादा रुचि है। ये एक लाल गेंद की भांति प्रतीत होता है। जब हम इसे यूनिवर्स में देखते हैं तो एक लाल गेंद की तरह लगता है हमारे लिए। ये क्या है दोस्तों, इसका जो वायुमंडल है मंगल का, उसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैस पाई जाती है। यहाँ पे जीवन की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा जताई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने को वॉल्केनिज्म के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पे जो है मनुष्य इसी वजह से ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि उसको ऐसा कुछ यकीन सा हो गया है, कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं हमारे को मंगल ग्रह से, हमें वो ऐसा मानने पर मजबूर करते हैं कि मंगल ग्रह पे कभी ना कभी तो लाइफ थी। ठीक है, मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव भी है और इसके घूर्णन की गति भी पृथ्वी से काफ़ी समानता रखती है। अगर अक्षीय झुकाव होगा तो वहाँ पे सीजन होंगे। ठीक है, हमारी पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है 13.5 डिग्री, इसीलिए हमारी पृथ्वी पर सीजन होते हैं। पेपर के अंदर आपसे पूछ सकते हैं बताइए पृथ्वी का कितना अक्षीय झुकाव है। आप इस पॉइंट को यहाँ पर सम्मिलित कर लीजिएगा। ये गया हमारा यहाँ पे, इसको आप लोग बढ़ा लीजिएगा, इस पॉइंट के लिए लिख लीजिएगा 13.5 डिग्री जो है वह हमारी पृथ्वी झुकी हुई है सन की तरफ के लिए। ठीक है, और इसी वजह से जो डिफरेंट सीजन्स आती हैं हमारी अर्थ पे पॉसिबल भी हो पाती हैं। अब देखो मार्स के बारे में बात कर रहे थे हम आपसे, तो मार्स के बारे में क्या है, ये झुका हुआ भी है। अतः मंगल ग्रह में पृथ्वी से काफ़ी मिलती जुलती ऋतु भी पाई जाती हैं। अब देखो यहाँ पे ना अपने को मंगल ग्रह पे दोस्तों प्रूफ मिलते हैं नदी के होने के और बाढ़ के आने के भी। ठीक है, यहाँ पे एक निकस ओलंपिया सर्वोच्च पर्वत भी है जो अपने माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा भी है। ठीक है, इसके 2 उपग्रह हैं जिसका नाम है दोस्तों फोबोस तथा डीमोस। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है बताइए मंगल ग्रह के उपग्रह के क्या नाम है। ठीक है, मंगल जो ग्रह है उसके उपग्रह कौन से, तो फोबोस और डीमोस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा मैटर आपको इंग्लिश में दिखा देता हूँ। द प्लैनेट लुक लाइक अ रेड बॉल इज अ थिन कवरिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन द प्लैनेट इन विच नाइट्रोजन एंड ऑर्गन गैसेस आर फाउंड ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ह्यूमंस हैव बीन मोर इंटरेस्टेड इन दिस प्लैनेट देन अदर प्लैनेट। ठीक है, तो वो सब वही है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, सब इंग्लिश में है। अब पढ़ते हैं हम लोग बृहस्पति के बारे में। ठीक है, बृहस्पति के बारे में ये क्या है, देखो इसे भी देख लेते हैं।
दोस्तों ये जो है सबसे बड़ा ग्रह है हमारे पूरे सोलर सिस्टम का। इसका जो वॉल्यूम है वह हमारे पृथ्वी के वॉल्यूम से 1300 गुना अधिक है। ठीक है, 1300 गुना। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा होगा, जिसका वॉल्यूम 1300 गुना अधिक है हमारी अर्थ से। हमारी अर्थ इटसेल्फ एक बहुत बड़ी एक प्लेनेट है, उससे भी 1300 गुना वॉल्यूम का एक बड़ा प्लेनेट है, इसका नाम है बृहस्पति। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितना बड़ा होगा। यहाँ पर है, देखो यहाँ पे ना दोस्तों, यहाँ में कई सारी अपन को गैस देखने के लिए मिलती है, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको एक चीज़ और देखने के लिए मिलेगी कि इस ग्रह की जो घूर्णन की गति है वह सर्वाधिक है। ठीक है, घूर्णन की गति क्या है, सर्वाधिक गति है इसकी। बृहस्पति जो है दोस्तों, यहाँ पे कई सारे जो हैं आपके ठोस उपग्रह भी बृहस्पति के क्या हैं, बहुत सारे ठोस उपग्रह हैं। लेकिन आपको एक बात और याद रखनी है, बृहस्पति पे जो है ठोस सतह का अभाव है, यानी कि वहाँ ठोस सतह नहीं मिलती है। इस ग्रह को ट्रेडस ज्ञात उपग्रहों में 4 बड़े उपग्रहों लो यूरोपियन गैमेट तथा कैल्सेट है। अब देखो यहाँ पे जो उपग्रह के नाम है ना वो ये रहे, यानी कि जो बृहस्पति के जो उपग्रह हैं, एक है लो, दूसरा यूरोपा, तीसरा है गोनीमीड और चौथा है कैल्सेटो। ठीक है, तो ये 4 क्या हैं इस बृहस्पति के उपग्रह। मैंने आपसे क्या कहा, हमारा बृहस्पति जो है, जो हमारे सोलर सिस्टम में है, ये सबसे बड़ा ग्रह है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। अगर आप उसको देखना चाहो कि कितना बड़ा है तो आप ऐसे अंदाजा लगा लो, हमारी पृथ्वी से इसकी वॉल्यूम 1300 गुना अधिक है। यह काफ़ी सारी गैसों से मिलकर बना है, जिसमें कि हाइड्रोजन की और हीलियम की मैक्सिमम पाया जाता है। यहाँ बहुत सारी गैस से मिलकर बना है। यहाँ सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, हीलियम और हाइड्रोजन, जो सभी ग्रह में इस ग्रह की घूर्णन की गति सर्वाधिक है। अच्छा, इस ग्रह की जो घूर्णन की गति है, ठीक है, वह सर्वाधिक गति है इसकी। बृहस्पति जो है उसमें ठोस सतह का अभाव है, परंतु उस ग्रह के उपग्रह ठोस पिंड है। ठीक है, लेकिन जो उसके उपग्रह हैं वो कैसे ठोस हैं। इस ग्रह के जो उपग्रह हैं वो 4 हैं, एक का नाम लो, दूसरे का नाम यूरोपा, तीसरे का नाम गोनीमेड, चौथे का नाम कैल्सेटो। ठीक है, तो ये इसके क्या पाए जाते हैं, 4 ग्रह भी पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो उसका गोनीमेड जिसका उपग्रह है वह सबसे बड़ा उपग्रह है। अब ये सब इंग्लिश में लिखा हुआ, आप वैसे पढ़ लीजिएगा। हम लोग बात करते हैं नाउ शनि के बारे में। ठीक है, शनि क्या है, देखो शनि के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहले ये है कि शनि जो है वह 7 छल्लों का बना हुआ होता है। हमें ऐसा लगता है कि शनि जो है एक ऐसा प्लैनेट में 7 अलग अलग छल्ले हैं। ठीक है, इसमें हमें ऐसा लगता है कि इसमें 7 छल्ले हैं, अलग अलग 7 छल्लों से मिलकर ये बना हुआ है। इन छल्लों की जो खोज है ये गैलीलियो के द्वारा की गई थी। आपसे पूछा जा सकता है, बताइए शनि में जो छल्ले पाए जाते हैं इनकी खोज किसके द्वारा की गई थी। आपको याद है ना, गैलीलियो के द्वारा की गई थी। ये आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है, यानी कि अपन को ये पीला दिखाई देता है। यहाँ पे जो उपग्रह है इसके वो 62 हैं। सबसे बड़ा उपग्रह इसका टाइटन है। यहाँ पे ये जो मंडल में शनि एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका अपना वायुमंडल है। ठीक है, इन सभी उपग्रहों में इस ग्रह का घनत्व न्यूनतम है। हमारे पास जितने भी ग्रह थे उन सब में इस ग्रह का क्या है, न्यूनतम घनत्व है। इसका घनत्व जल्द से भी कम है, क्योंकि इसे जल में रखने पर तैरने लगेगा। अब देखो इसका जो घनत्व है वो पानी से भी कम है। ठीक है, अब वो क्यों कम है, क्योंकि अगर हम इसको पानी में रख दें तो ये पानी में तैरने लगता है, तो इसलिए इसका घनत्व कैसा, पानी से भी कम है। ये सब लिखा हुआ है इंग्लिश में आप सभी के लिए, मैंने, आप इसे पढ़ सकते हो। अणु के बारे में बात करते हैं। अणु बहुत ठंडा ग्रह है जिसके वायुमंडल में मीथेन पाया जाता है। ठीक है, ये ग्रह अपने कक्ष तल के साथ मात्र 1 डिग्री पर झुका है। तो ये कितना झुका हुआ है, अपने कक्ष तल से मात्र 1 डिग्री, जहाँ सभी ग्रह करते हैं ये रोलिंग करता हुआ प्रतीत होता है। ये दोस्तों इसके बारे में खास बात है। ऐसा कहा जाता है कि अरुण जो है अपने सोलर सिस्टम में ऐसा लगता है जैसे कि लुढ़क रहा है। ठीक है, लुढ़कता हुआ ग्रह, ऐसे हम लोग लुढ़कता हुआ ग्रह भी कह देते हैं अरुण के लिए। ठीक है, ये अपनी एक्सिस से कितना झुका हुआ है, 1 डिग्री झुका हुआ है, और हम इसे लुढ़कता हुआ ग्रह भी कह देते हैं। इस ग्रह का प्रकाश हरे रंग का दिखाई पड़ता है। ये सब इंग्लिश में लिखा हुआ, आप इस बार पढ़ लीजिएगा। वरुण की बातें करते हैं हम लोग। वरुण क्या, देखो वरुण और अरुण ये एक दूसरे के जुड़वा माने जाते हैं, क्योंकि इन ग्रह के जो शेप एंड साइज है वो दूसरे के बराबर है। मीथेन गैस यहाँ पर भी पाई जाती है, इसका रंग भी हमें हरा प्रतीत होता है। इंग्लिश में आप लोग देख लीजिएगा। द प्लैनेट वरुण और अरुण आर कॉल्ड ट्विन प्लैनेट बिकॉज देयर इज अ सिमिलरिटी इन द साइज ऑफ दिस प्लैनेट ड्यू टू द एक्सेस ऑफ मीथेन द लाइट ऑफ द प्लैनेट वरुण अपीयर टू बी ग्रीन। ठीक है, तो हरे रंग किस भाई, आप देखोगे अरुण और वरुण दोनों ही आपको हरे रंग के दिखाई पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों में ही मीथेन की जो दोस्तों क्वांटिटी होती है वह आपकी ज़्यादा होती है। चलो दोस्तों, मैं आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर दोस्तों आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया हो
तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, देखो आज के लेक्चर में सब स्टैटिक था, मैं आपको कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं था जो मैं आपको समझा सकता था, ठीक है, सब स्टैटिक था। थोड़ा सा बोरिंग भी था आज का लेक्चर, मैं ये मान सकता हूँ, क्योंकि सब स्टैटिक हमने पढ़ा। क्या करें यार, स्टैटिक भी तो पढ़ना हमारी मजबूरी ही है, ठीक है, स्टैटिक भी तो हमें ही पढ़ना है, कोई दूसरा थोड़ा ना पड़ेगा आके। और यार सोलर सिस्टम से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए जो है मैंने आपको सोलर सिस्टम जो है वो जल्दी जल्दी करा दिया। स्टैटिक था, आप इतना पढ़ लीजिएगा, आपका काम आरआरबी एनटीपीसी एसएससी में हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। और आपसे एक लास्ट में यार रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर दिया करिए यार, और इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दिया करिए, ठीक है, क्योंकि आपका कुछ नहीं जाएगा लाइक और शेयर करने में, लेकिन हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा लाइक और शेयर करने में, जिसकी वजह से हम लोग आगे दोस्तों कई सारे और कोर्सेज भी आपके लिए लेकर आ पाएंगे। हम लोग अभी 2 प्लान लाने का प्रयास कर रहे हैं इसी महीने में। एक है दोस्तों डीआरडीओ और दूसरा दोस्तों लेखपाल। तो ये दोनों प्रोग्राम हम लोग एज सून एज पॉसिबल होगा जल्दी लेके आएंगे। मेरा मानना है 15 दिन के अंदर अंदर मैं इन दोनों प्रोग्राम को लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। धन्यवाद। आप लोग प्रोग्राम से जुड़िएगा, मस्त प्रोग्राम होंगे, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू।